रात को एकदम भारी अंधेरी गहरी रात में कौन अटैक करता है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कल रात को अपना प्रॉमिस करते हुए कि हम रिटेलिएट करेंगे, जब सब सो रहे थे तब उन्होंने अमृतसर और बहुत सारे शहरों के ऊपर अटैक किया अचानक से। पर उनको ये नहीं पता था कि मोदी सरकार तैयार बैठी हुई है उसके लिए और उसका डबल जवाब देने के लिए भी तैयार बैठी हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, वणक्कम। बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स चेंज हो रही हैं। विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। जी सर। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया। मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को, आतंकी को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो फेज 1 जो स्टेटमेंट है वो आतंकियों से रिलेटेड है। तो आतंकियों के तो पूरा ध्वस्त कर दिया, 9 सेंटर्स पर अटैक किया। मसूद अजहर का परिवार के 10 लोग मारे गए, उसकी पत्नी, उसके बेटी, सब लोग मारे गए। रौफ असगर है, वो भी मारा गया, जो IC 814 का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो मसूद अजहर ने तो खुद एडमिट किया है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो उसकी इच्छा तो पूर्ति होगी निकटतम भविष्य में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितना बढ़िया मैसेज दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि जिसने खता की वो सजा पाएगा। खता की आतंकियों ने तो वो सजा पाए। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस मोदी जी ने कहा, वो ये कहा कि जो आकाओं ने उनको मदद की है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आकाओं सब कौन है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ISI, ये है। तो फेज 1 में तो हमने आतंकियों को ढेर कर दिया। जब ढेर किया तो बौखलाहट इतनी हो गई पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान खाली अपने ऑडियंस को, अपने अवाम को, लोग को इम्प्रेस करना चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ लोहा लड़, मतलब जंग लड़ रहे हैं और टफ फाइट दे रहे हैं। ये उसका एम है। उस एम के लिए ये शैडो बॉक्सिंग करता है, आर्टिलरी गन ओपन करता है और हमारे बॉर्डर के पास जो आउटपोस्ट है उन पर अटैक करता है, हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करता है। हमने सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया। आप यदि वीडियो देखिए जो डिस्ट्रॉय हुआ है इनके सो कॉल्ड आतंकी यूनिवर्सिटी, तो उसमें उसके पीछे जो घर है इंटैक्ट है, उसके बाएं साइड में जो पेड़ है वो इंटैक्ट है। इतना प्रिसीशन एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सेलेक्ट करना, ये भारतीय सेना की काबिलियत है। तो हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, हमने आतंकियों को ही टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन सिटीज को टारगेट किया है, कोशिश किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट करने का। तो ये डिफरेंस है, इस दोनों डिफरेंस है। लेकिन यदि पाकिस्तान समझता है कि हमारे सिविलियन, हमारे सिटीज को टारगेट करेगा, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेगा और हम तमाशा देखेंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसी भाषा में हम जवाब देंगे। या सर, रात को इन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौडी, उतरालाल एंड भुज, यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। जब पर सबसे इंटरेस्टिंग था जो हमारा डिफेंस सिस्टम जो बिल्कुल स्ट्रांग था, इनके अटैक की तरफ पहले से ही एक्टिवेटेड था। लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चल रहे हैं सर। जी। एकदम। देखिए, जो हम लोग का एयर डिफेंस सिस्टम था जब मैं सर्विस में था, तो बहुत ही पुराना सिस्टम था, L60 एंड L70 गन्स, वो एयर डिफेंस का था। उससे बात बनती नहीं थी। अभी जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो है ड्रोन्स, और वो है S-400 जो हमने रसा से लिया है। 5 स्क्वाड्रन हमने खरीदा है। उसका रेंज कहिए तो वो उसकी जो टेक्निकल कुछ डिटेल्स है कि 36 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। और वो टारगेट करीब 5 स्क्वाड्रन हमने लिया है, और 300 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, 300 किलोमीटर। तो
और उसके एडिशनल 400 भी वो टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। तो इस तरह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी ब्यूटी क्या है कि S-400 इतना मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस वाला अपना एडी सिस्टम है कि वो किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने नहीं देगा, और वही हुआ है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल फायर किया हम पर, हमारे सिटीज पे, S-400 ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी बात, जो हम ड्रोन्स की बात करते हैं, तो ड्रोन्स S-400 है डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम। ड्रोन्स जो है वो ऑफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है। यदि कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से कोई भी मिसाइल आता है, कुछ भी आता है, उसको जाके या किसी भी टारगेट को जाके बर्बाद कर सकता है। ये इजराइल से हमारे पास हार्पी ड्रोन्स आया है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। ये S-400 का ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। और हम यदि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करें, तो उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो बकवास है। वो तो हमारे ड्रोन्स को लोकेट भी नहीं कर पाया, और हमारे ड्रोन्स टारगेट तक गए और बर्बाद कर दिए। तो ये डिफरेंस है। हमारी जो इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है वो बकवास है, आउटडेटेड है, इनएफिशिएंट है। और सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट JF-17 और इससे जो इसका आईडी सिस्टम बकवास प्रूव हुआ है, उससे चाइना को झटका लगा है। चाइना ये दोनों इक्विपमेंट बेचने के चक्कर में था कुछ 4-5 देशों। वो देश तो अब खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया एफिशिएंसी ऑन ग्राउंड, ये क्या एफिशिएंसी है। तो शैतानी किया पाकिस्तान ने, भुगतेगा चीन भी। वो सप्लाई ऑर्डर गया नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। तो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ठीक है, न ड्रोन्स उसका इफेक्टिव हो सकता है, न उसकी पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी 3 हिस्सों में बटी हुई है, प्रो इमरान, प्रो मुनीर एंड एक और ग्रुप। ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है, उसको सिक्योर कर दिया, उसको पता है जान खतरा है यहाँ पे। एक आर्मी चीफ का ड्यूटी होता है कि उसकी पत्नी फ्रंट लाइन में जाए और ट्रुप्स का मोरल लिफ्टिंग करे, मोरल बूस्टिंग करे। वो तो मैदान छोड़ के भाग गए। तो जो इंप्रेशन है रैंक एंड फाइल में पाकिस्तान का कि तुम तो अब बंकर में छुपे हो, और कहा तो जा रहा है कि मुनीर पाकिस्तान छोड़ के भागा हुआ है, ये कहा जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन नॉट नो। तुमने अपने पत्नी को सिक्योर कर लिया, अपना बच्चा लोग को सिक्योर कर लिया, तुम बंकर में छुपे हो या विदेश में छुपे हो, और हम मरे हैं। गलती तुम करो, मरे हम, हमारी बीबियां बेवा हो जाए, हमारे बच्चे अनाथ हो जाए। तो ये जो इंप्रेशन मुनीर के खिलाफ हो रहा है, ये शुभ शुभ समाचार नहीं मुनीर के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो एक देश जो फकीर है, जिसके पास पैसा नहीं है, न डीजल है न पेट्रोल है, 2-2 शिप उसके मेंटेनेंस हो रहा है, वो डॉकयार्ड में है, F-16 का स्पेयर्स मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है, लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है, कोर कमांडर्स इसके फेवर में नहीं है, लड़ेगा कैसे? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 4 दिन से ज्यादा ये लास्ट नहीं कर सकता बैटल, लड़ेगा कैसे? तो ये खाली ये गिदर भपकी करता रहेगा, और ये शैडो बॉक्सिंग करता रहेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान के आवाम को दिखाए कि हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन जहां इसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, हमारी तरफ से हेवी रिटेलिएशन होगी। क्योंकि शैडो बॉक्सिंग का हम शैडो बॉक्सिंग करते रहेंगे, लेकिन उस शैडो बॉक्सिंग के पंचेज में एक पंच को हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे नॉकआउट पंच में, ये मोदी जी को पता है, सेना को पता है, कि पाकिस्तान कभी गेस नहीं कर सकता। आप देखिए 7 मई को सरकार ने क्या कहा था कि हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल नहीं हुआ, लेकिन ठोको ड्रिल हो गया, ठोको ड्रिल हो गया। तो पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट था, भाई आज तो मॉक ड्रिल होगा, तो हम लोग आराम से सोते हैं। क्या हुआ? 12:37 को रात को लोगों को झटका लगा, ये तो मॉक ड्रिल नहीं भाई, ये तो ठोको ड्रिल शुरू हो गया। अभी ठोको ड्रिल कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू करेगा, मेरी भविष्यवाणी सुन लो। हम लोग अब खाली शतरंज का खेल खेलेंगे, टिट फॉर टैट। तुम्हारा मैग्नीट्यूड शैतानी का रहेगा 5, तो हम जवाब देंगे 8। ये रेशियो मेंटेन रहेगा टिल हम तुमको इतना कमजोर कर दें, इतना कमजोर कर दें कि
सिविल वॉर हो जाए, पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और तब हम पंजाब को घेरेंगे। उस बीच में हम तुमको बाढ़ से मारेंगे, सूखा से मारेंगे, पानी दोनों तरफ से मारेंगे। और जब सिविल वॉर कंडीशन होगा, उस टाइम हमारा फाइनल पंच आएगा पाकिस्तान। खत्म, आप कहानी सर खत्म। घबराहट का पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। इनको लगा था ये देर रात वो चला लेंगे, मिसाइल अटैक कर लेंगे और ड्रोन्स अटैक कर लेंगे, कोई कोई ध्यान नहीं देगा, और इनकी भी अपनी जनता को जो झूठी सच्ची कहानियां बता रहे हैं उससे ये बहला फुसला लेंगे। इनको ये नहीं पता था कि हमने पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया हुआ था, रात में ही कर दिया था। इसी वजह से अगर आप देखिए सब मॉक ड्रिल के नाम पर उन्होंने पूरे बॉर्डर स्टेट्स को पहले ही अलर्ट किया हुआ था। इनफैक्ट आज भी राजस्थान में सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बॉर्डर एरियाज काफी अंदर तक, इन्हें बॉर्डर से अंदर तक बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन किया हुआ है। बट मजेदार ये हुआ, उसको डाइवर्ट किया तो किया, वो जो ड्रोन्स की जो आर्मी भेज दी, उसके बाद लाहौर, रावलपिंडी, अटोक, चकवाल, शेखपुरा, घोटकी, उमरकोट, अस्तौर, कराची, गुजरेवाला, मियानो, धाराकल, गुजरात, भवालपुर। अच्छा, और साथ के साथ इनके जो क्रिकेट के स्टेडियम है वो भी नहीं छोड़े हैं। अब तो क्रिकेट का मैच भी इनका कैंसिल हो गया, मैंने सुना, जो इनका भी कोई मैच चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। जी सर। दो बिंदु है। ये जो हमारा ड्रोन्स है, ये इतना सुंदर है कि ये ग्राउंड को क्रिस करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव तक जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ग्राउंड को किस करते हुए, मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर ग्राउंड से रडार नहीं पकड़ सकता, और ये ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाता है। और ऑब्जेक्टिव पे पहुंच के फिर ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वायुमंडल में जाता है। फिर वायुमंडल से काइनेटिक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से स्पीड पिकअप करता है। तो वो अभी देखो क्या इनको, आतंकवादियों का जो स्ट्रक्चर था, टॉप से नीचे जाता है, ग्राउंड पे जाता है, फिर बेसमेंट में जाता है, फिर और नीचे जाता है, और तब जाके ब्लास्ट करता है। तो वो तो अब वो जो रॉफ असगर मरा है, उसका शक्ल देखो कैसा है, एकदम एकदम उसको ऐसे ऐसे मुंह किए हुए है। तो ये बड़ा मुश्किल है इसको, क्योंकि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम बकवास है, और ये हमारे पास जो ड्रोन है वो ग्राउंड ग्राउंड को किस करते हुए पहुंच जाता है टारगेट पे, और तुमको पता नहीं चलेगा कि कब वो वर्टिकल टेक ऑफ कर रहा है और फिर कब हिट कर रहा है। कैसे बचोगे? इसका मतलब है हमारे पास मौका है कि टारगेट हम चूज करेंगे, टाइमिंग हमारा होगा। तो राजकुमार का डायलॉग मुझे, जानी मारेंगे हम तुमको जरूर, हथियार हमारा होगा, अमनिश गोली हमारी होगी, जगह तुम्हारा होगा। तो जानी हम मारेंगे तो तुम्हें जरूर, हम मारते रहेंगे जब तक तुम्हें सजाए मौत न देते हैं। या सर ये जितने भी अटैक हो रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के नीचे हो रहे हैं। एक तो मैं इनफैक्ट स्क्रीन के ऊपर डालना चाहूंगी, और मैं वीडियोस के क्रेडिट उन सभी सोशल मीडिया वॉरियर्स को देना चाहूंगी। बहुत मेहनत लगती है, आई नो एवरीबडी जो पैशनेट हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, लगे रहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सर आप हो गए, इतने सारे मेजर जनरल्स हैं जो रिटायर्ड हैं, वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते हैं, एंड यू नो वी शुड गिव देम द ड्यू क्रेडिट। इस वक्त दो स्ट्राइकिंग स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। एक तो पार्क आर्मी इंस्टॉलेशंस को पूरी की पूरी तरह नस्तो नाबूद कर देना, और दूसरा चाइनीज गार्बेज इक्विपमेंट्स की, मतलब जितने भी चाइना के ये जो लेकर आए हुए हैं, जो चाइना ने अपनी मार्केट बनाई हुई है वेपन्स की, हथियारों को बेचने की, उसको बुरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना। जी सर। देखो ऐसा है कि हिंदुस्तान, देखो हम लोग को आर्मी में सिखाया गया है, एम डिफाइन करो और उसी पे काम करो। एम बहुत साफ है, एम है पाकिस्तान आर्मी की आतंकी क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करना। एम है उनकी आकाओं को ध्वस्त करना, बस, सिंपल। टू डिस्ट्रॉय टेररिज्म, टू डिस्ट्रॉय सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। जब तक ये जो एम है जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक पंचिंग चलती रहेगी, तब तक पंच। और जब नॉकआउट ब्लो हुआ, उसमें मुनीर भी लपेटे में आएगा और पाकिस्तान तो लपेटे में आएगी। और सबसे बड़ा पंच हमको तब मारना है जब पाकिस्तान को हमने FATF में डलवाना है। और जैसा मैंने कहा, ये जो वीडियो है जिसमें वो
पाकिस्तान के आर्मी के लोग यूनिफॉर्म में जनाजा में गए हैं, उससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी आतंकियों को सपोर्ट करती है? यही तो एफएटीएफ बोलता है। तो एफएटीएफ हमको इनको, सुनजू एक चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट था, वॉर स्ट्रेटजिस्ट, ने कहा था कि ब्यूटी ये है कि बिना तलवार उठाए तुम दुश्मन को परास्त कर दो। मोदी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। चाणक्य ने भी यही कहा था कि बिना हथियार उठाए दुश्मन को परास्त कर दो, खत्म कर दो। नंद नंद परिवार को खत्म कर दिया था ना चाणक्य ने, जड़ से खत्म कर दिया था। तो यही मोदी जी करेंगे, इतना कमजोर कर देंगे, इतने पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, खाली पंजाब बचेगा, उसका भी जो इरिगेशन का जो है उसमें पंजाब है डेजर्ट बन जाएगा। फिर रहा क्या? रहा रहा क्या? क्या? पूर्ण जी। बर्बादी, खत्म। और जब ऐसा होगा तो आवाम की, अभी सिविल वॉर कंडीशन तो ऑलरेडी है। अभी इनके जगह जो 3-4 जगह जो अटैक हुआ है नेवल एकेडमी के पास, इनको एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, ये कौन कर रहा है? ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, बलूचिस कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारा अपना देश संभल नहीं रहा है, तुमने कितने फ्रंट खोल रखा है, बलूचिस्तान, सिंध, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद टीटीपी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखो, फ्रांस हमारे साथ है, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस हमारे साथ है, इसराइल हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है चीन और टर्की। उस सपोर्ट का क्या फायदा? चीन डुप्लीकेट इक्विपमेंट देता है और इसीलिए तुम मारे जा रहे, तुम हमारे ड्रोन्स को नहीं इंटरसेप्ट कर पाए, हमने तुम्हारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। तो सर, इसका आज तो हर ईयू ने भी, आज तो यूरोपियन यूनियन ने भी दे दिया है कि भैया भारत को सेल्फ डिफेंस का पूरा पूरा राइट है। एंड पहलगाम टेरर अटैक को आज कंडेम करते हुए दे स्टैंड विद भारत। वो जो यूएनएससी में क्लोज डोर मीटिंग हुआ क्या थी, उसमें बहुत तरीके से पाकिस्तान को बत्ती बंद किया। क्या कहा कि आपने धर्म के नाम पे लोगों का कपड़ा उतरवा के धर्म के नाम पे क्यों मारा? दूसरा, हाफिज सईद से आपका क्या कनेक्शन? तीसरा, आपने क्या क्या एक्शन लिया हाफिज सईद के खिलाफ, ये बताइए। कैसे कंट्रोल का आपने किया या नहीं किया हाफिज सईद, ये बताइए। पाकिस्तान के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंटली मोल्स पैसा देके मोल्स यूनाइटेड नेशंस में डाल रखा है। यही मोल्स पैसा लेके पाकिस्तान को फेवर करते हैं। बट कब तक करोगे? सत्य एक सूर्य की तरह है, वो बादलों को चीर के निकल जाता है और जो पूरी रोशनी में आ जाता है जो सत्य है। तो कितना छुपाओगे? पैसे के बल पे कितना पैसा अब तुम्हारे पास है नहीं, कहाँ कहाँ उछलोगे? तो पूर्ण बर्बादी तय है। एक्चुअली मोदी ने ये सोचा नहीं था कि मोदी जी का रिएक्शन इतना हार्ड होगा, उसने सोचा नहीं था। उसका पूरा गेम प्लान चौपट हो गया। उसने सोचा था हम ये करेंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे और थोड़ा मोड़ा मिलिट्री एक्शन होगा, पूरा देश मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा, हम शहबाज शरीफ को उठा के फेंक देंगे और हम जियाउल हक सब की तरफ 11-11 साल राज करेंगे। वो सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ चौपट। और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पड़ेगा जबकि नॉकआउट पंच लगेगा तो तुम ही ने किया, तुम जवाब दो। जी। या सर, आज आज राजनाथ सिंह जी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया और ये मैसेज इज मेनली फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी, नॉट फॉर भारत, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। आज उन्होंने ब्रांड इंडिया की बात की है। तो मैं थोड़ा-सा व्यूअर्स के लिए ब्रांड पढ़ देती हूँ सर, हाँ, फिर आप समझाएँ सर प्लीज़। मैं पढ़ देती हूँ ट्वीट जो किया है उन्होंने। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी का इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है, तो वह होगा ही होगा। किसी प्रोडक्ट की फलाँ रेंज तक मारक क्षमता है, तो वो होगा ही होगा। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी प्रोडक्ट की फलाँ टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है, तो वो होगी ही होगी। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे, तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें ट्रस्टेड सप्लायर्स के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। रक्षा मंत्री। एकदम। एक ही ट्वीट में इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया सर। जी। देखिए देखिए, ये बहुत सही जगह उन्होंने अटैक किया है।
परसेप्शन, आपके बारे में परसेप्शन, आपके सोसाइटी में, मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि लोगों को लगता है कि आप पर विश्वास किया जा सकता है, तो लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सौदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जैसे चाइना का इक्विपमेंट, अब जो 4-5 देश जो खरीदने जा रहा था, वो तो बोला था JS-17 बकवास है, डिफेंस सिस्टम बकवास है, तो कौन खरीदेगा? तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, यदि उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, तब तो कष्ट है। यही माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि ब्रांड इंडिया का ऐसी छवि बनाओ कि लोग कहें, अरे ये इंडिया का सामान है, तब इसके पैरामीटर्स कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सही ही होगा। जिस दिन ये होगा, उस दिन हमारा माल बिकेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी मित्र मंडली बढ़ेगी, हमारा धाक बढ़ेगा विश्व में। तो ब्रांड इंडिया का ये सिग्निफिकेंस है। या और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, क्योंकि आज उन्होंने बाबा कल्याणी, भारत फॉर्ज के जो हेड हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया है। एंड उनको ये बताया कि आगे आने वाले साल में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 15 से 20% ग्रोथ होगी डिफेंस इक्विपमेंट्स में। ऑलरेडी इस कंपनी के पास में 9,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर बुक है, मतलब दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। तो अब मीटिंग्स का दौर चालू हो गया है डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, चाइना को एक्सपोज करने के बाद। वही जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, 2 स्ट्रैटेजी, एक तो पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना, दूसरा चाइना की जो गार्बेज है ना, जो लोहा-लक्कड़ उठा के उन्होंने बेच रखा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उसको बिल्कुल बाकायदा नेस्तनाबूद कर देना। जी सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँ, तो यही है, लास्ट पॉइंट है मेरा, कि पहले भूतकाल में लोकल इंडस्ट्री को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट में मेक और बाई ऑप्शन होता है। मेक मतलब मेक इन इंडिया, बाई मतलब विदेश से लोग विदेश का प्रेफर करते थे, क्योंकि मलाई मिलता, लोग मलाई खाते थे। मोदी जी को तो मलाई चाहिए नहीं। तो जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाल किला के रामपट से बोला था, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, मेक इन इंडिया, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं हो सकता। आज कितने का हम धंधा कर रहे हैं, हम विदेश में अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहे हैं। मेरा ख्याल है 35,000 करोड़ का हमने धंधा कर लिया है। पहले 68% था इंपोर्ट कंटेंट, आज कितना घट गया है, कितना घट गया है। तो ये संभव है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो पैसा का उनको एक रुपए लालच नहीं है। वो तो योगी हैं, न बीबी न बच्चा, कुछ नहीं, किसके लिए? तो ऐसा भूतकाल में था नहीं, लोग अपना मलाई खाते थे, बोफोर्स का पता ही है सब कुछ। तो राफेल डील में कितना लोग को पेट में दर्द हुआ था। राफेल का सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया गया? जब CFA अप्रूवल हो चुका है, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल, तो राफेल का ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया गया? क्योंकि माल नहीं पहुंचा था। लोगों को डर था कि माल नहीं, सरकार बदलने वाली है, उनको वहां समझ में आ गया था, तो उनको लगा कि हम तो पैसा मिलेगा नहीं। तो AK एंटनी ने फाइल मंगाया और उस पर सिर्फ लिखा, एग्जामिन द इशू डिनोवो, शुरू से एग्जामिन करो उस इशू को। अरे भाई, तो जो पूरा अभी तक जो प्रोसेस हुआ, टेक्निकल वेटिंग, कमर्शियल वेटिंग, डिस्कशन, कमेटी बैठा, अप्रूवल हुआ, CFA अप्रूवल हुआ, उसके बाद डिनोवो एग्जामिन करो। क्यों? क्योंकि ऊपर से हुक्म आया, माल नहीं आएगा, कैंसिल करो इस डील को। मोदी जी गए, G2G बेसिस पे उन्होंने डील किया, हमारे पास आ गया रफाल। तो डिफरेंस ये है, अभी मेक इन इंडिया देखती जाओ, हमारे पास महिंद्राज हैं, टाटाज हैं, कल्याणी है, ये सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। L&T है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान इज ऑन द मूव। शेर को पिंजरा से मोदी जी ने निकाल के छोड़ दिया है, इंडिपेंडेंट कर दिया है, और शेर गरज रहा है। वो शेर की गंजन पूरे विश्व में सभी सुन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को हिम्मत है कि डिक्टेट करे हमको टर्म्स? है किसी को हिम्मत? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले आप देखिए, मनमोहन सिंह का कोई मीटिंग में जाता है तो पीछे पीछे पिछलगुआ की तरह मूव कर रहा है। अभी मोदी जी सेंटर स्टेज पे रहते हैं, बाइडेन दौड़ के आता था हाथ मिलाने, ये हालत है। ये छवि कैसे बनी? शक्ति से। सब शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति आई
तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, डरते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। या जाते जाते लास्ट नोट पर छोड़कर जा रही हूँ। आकाश तीर एक्टिवेटेड अगेंस्ट पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल्स, एक्सपेक्टिंग कि भैया पाकिस्तान प्रोजेक्टाइल छोड़ेगा रात में, तो पहले से ही उसको हटाने के लिए, उनसे निपटने के लिए कर दिया गया है। द इंटरेस्ट, इसको आयरन डोम का नाम लेते हैं, जो जैसे कि सर ये इजराइल आयरन डोम बोलता है, हमने आकाश तीर बोला हुआ है। हमारे नाम भारतीय नाम के हिसाब से है, भारतीय सभ्यता के हिसाब से, उनके नाम उनकी सभ्यता के हिसाब से हैं। पर नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं ऐसे ये लोग। सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर, आकाश तीर और अग्निवीर, इस तरीके के जो नाम रखे जाते हैं वो हम लोगों को रिमाइंड करते हैं हमारे ग्लोरियस पास्ट की, हमारी एक बहुत सुंदर भूत पास्ट टाइम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से सीखना बहुत जरूरी है। और सारी स्ट्रैटेजी भी वहीं की इस्तेमाल करें। चोला एम्पायर्स की स्ट्रैटेजी हो गई, आपकी चाणक्य की वॉर फिलोसफी हो गई, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।